सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अदलिया और रियासत के ताकतवर तरीन इदारे के माबैन तलखियाँ और बदगुमानियाँ शदीद से शदीद तर हो रही हैं। इनके ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुझ 2 टके के रिपोर्टर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर हवाले से बेशुमार अवाम की अक्सरियत के लिए मुमकिन ही नहीं। किताबों में पढ़ रखा है कि जदीद रियासतों के बासी शहरी कहलाते हैं। इनके चंद बुनियादी हुकूक होते हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत का अवलीन फ़र्ज़ है। वो ये फ़र्ज़ निभाने में नाकाम रहे तो अदलिया इसके कान खींचती है। कामलन सियासी जद्दोजहद की बदौलत कायम हुए पाकिस्तान को साम्राज्य से आज़ादी मैसर हो जाने के 4 ही बरस बाद मगर ब्यूरोक्रेसी से उठे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने वो असेंबली मुअत्तल कर दी जिसे आज़ाद हुए मुल्क का आईन तश्कील देना था। दस्तूर साज असेंबली की मुअत्तली के खिलाफ इस ऐवान के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन खान को बुरखे में छुपकर अदालत से रिजू करना पड़ा। छोटी अदालत ने दाद रसी फराहम कर दी तो मामला बड़ी अदालत तक पहुंचा। वहां मौजूद जस्टिस मुनीर ने नजरिए जरूरत दरियाफ्त कर लिया। इस नजरिए की इजाद और इस्तेमाल ने हमें जनरल अयूब के बाद याया जिया और मुशर्रफ के लगाए मार्शल लॉ दिए। इनके लाए इनकलाब को अदालतों ने हर बार जायज व वाजिब करार दिया। जस्टिस मुनीर का दरियाफ्त करदा नजरिए जरूरत इन फैसलों की बुनियाद रही। किस्सा मुख्तसर, हमारी अदालतों ने शहरी हुकूक की निगहबानी के बजाय अपनी तारीख में अमूमन घुड़सवार दिलावर की जानिब से लिए इकदामात को हमेशा जायज व वाजिब ठहराया। ऐसा करते हुए हमारे इज्तिमाई लाशऊर में मौजूद इस हकीकत को सबात फराम किया कि रब से गूंसा ज्यादा नजदीक होता है जिसकी लाठी इसकी भैंस। 2007 के अप्रैल में जब अवामी रेफरेंडम के जरिए वतन अजीज के सदर मुंतखब होने वाले जनरल मुशर्रफ ने इख्तिदार में 8 बरस गुजार लिए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से इनका फड्डा हो गया। शहर में कहानी ये फैली कि इफ्तिखार चौधरी को ऐवान सदर बुलाकर चंद दस्तावेजात दिखाई गई। वो इन दिनों के चीफ जस्टिस को बदउनवानी का जिम्मेदार ठहराती थी। मुबैना दस्तावेजात दिखाकर इन्हें जान बख्शी के लिए इस्तीफा देने का हुक्म हुआ। मौसूफ ने इनकार कर दिया और यूं अदलिया बहाली की तहरीक शुरू हो गई। इसकी क़यादत में शामिल हुए मेरे मेहरबान दोस्त एतजाज एहसन ने रियासत होगी माँ के जैसी की उम्मीद दिलाई। पिशावर से कराची तक अवाम घरों से निकलकर इफ्तिखार चौधरी के इनके शहर आने का इंतजार करने लगे। मामला हद से बढ़ा तो जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर को इमरजेंसी प्लस लगाकर सुप्रीम कोर्ट के कई जजों को इनके घरों में नजरबंद कर दिया। वकला क़यादत के साथ भी ऐसा ही रवैया इख्तियार हुआ। दरियासना नए इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू हो गईं। अवाम की अक्सरियत अदलिया बहाली की तहरीक भुलाते हुए इंतखाबी मुहिम से लुत्फानंदोज होने लगी। किसी को याद ही न रहा कि इफ्तिखार चौधरी किस हाल में है। नजरबंद जजों के अलावा मुझ जैसे सहाफी जो रियासत को माँ की सूरत देखने को बेताब थे टीवी स्क्रीनों से गायब कर दिए गए। हम फुटपाथों पर मजमुआ लगाकर कश्ते बेचने वाले अत्तारों की तरह कभी टीवी पर चलने वाले टॉक शोज छाबों की तरह लगाने लगे। हमारी काविशों को मगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नागहानी कत्ल ने गहना दिया। फिक्र मगर ये लाहक हो गई कि मोहतरमा की शहादत के बाद मुल्क बचा लिया जाए और इसके लिए लाजमी था कि इंतखाबात मुनक्किद हों और एक जमहूरी हुकूमत का कयाम अमल में आए। इंतखाब हो गए तो वजीर आजम मुंतखब होते ही यूसुफ रजा गिलानी ने अपने ओहदे का हल उठाने से कबल नजरबंद जजों की रिहाई का हुक्म दिया। इसी वजीर आजम को लेकिन बादअज़ां इफ्तिखार चौधरी ने स्विस हुकूमत को चिट्ठी न लिखने के जुर्म में तौहीन अदालत का मुजरिम करार देते हुए वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया। नवाज शरीफ जजों की अकीदत में मुब्तला एक और सियासतदान थे। मौसूफ ने इफ्तिखार चौधरी और इनके साथियों की बहाली के लिए लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का फैसला किया। वो अभी गुजरावाला पहुंचे तो इन दिनों के आर्मी चीफ ने चौधरी एतजाज एहसन को फोन के जरिए यकीन दिलाया कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली का फैसला हो गया है। चौधरी साहब बहाल होने के बाद रियासत को लेकिन माँ जैसी बना नहीं पाए। इनकी रिटायरमेंट के चंद महीने गुजर जाने के बाद चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज साकिब निसार को भी लेकिन समाज सुधार का जुनून लाहक हो गया। करप्शन के खिलाफ जहाद बर्पा करते हुए साकिब निसार और इनके साथियों ने इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाने में कलीदी किरदार अदा करने वाले नवाज शरीफ को झूठा और खाइन पुकारते हुए इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए ताहयात नाअहल ठहरा दिया। अदालतों ही ने ऐसे कई सवालात अस खुद इख्तियार की बदौलत उठाए जिन्होंने अवाम की अक्सरियत को ये पैगाम दिया कि हमारे सियासतदान अमूमी तौर पर नाअहल और बदउनवान हैं, जाली डिग्रियों वाले हैं। सियासतदानों के अलावा उन्होंने अशराफिया के किसी दूसरे तबके को इबरत का निशान बनाने की जहमत
शाज ही उठाई। अदलिया की आज़ादी अगर वाक़अतन दरकार थी तो अपने मनसब पर बहाल होते ही इफ्तिखार चौधरी को जनरल मुशर्रफ की लगाई इमरजेंसी प्लस का हिसाब लेना चाहिए था। इसके लिए मगर वो नवाज हुकूमत को उकसाते रहे। नवाज हुकूमत इसके लिए आमादा हुई तो इमरान खान ने 14 अगस्त 2014 वाला धरना देकर अपने मद्दाहीन की कसीर तादाद को इस्लामाबाद के रेड जोन में जमा करते हुए पार्लियामान के मुकाबिल खड़ा कर दिया। जनरल मुशर्रफ बीमारी के सबब अदालत में मुमकिना तौर पर उठाए सवालात के जवाब देने के काबिल न रहे। बाद अज़ां वो दुबई और लंदन चले गए। इनकी अदम मौजूदगी में सुनाई सजाएं भी अदालत ही के हाथों नाकारा करार पाई। अदलिया बहाली की तहरीक के करीबी मुशाहिदे और इसकी वजह से 6 माह तक बेरोजगार और मीडिया के लिए बैन रहने के बाद मुझ में हिम्मत ही न रही कि ये फैसला कर सकूं कि अदलिया और रियासत के ताकतवर तरीन इदारे के माबैन इन दिनों जो कजिया चला है इसका जायजा लूं और किसी एक फरीक को हक पर खड़ा दिखाऊं। इमरान हुकूमत के दौरान भी 4 बरस तक किसी टीवी पर रुनमाई की इजाजत मैसर नहीं थी। मैं कोई ऐसा फोरम तलाश करने में नाकाम रहा जो मुझे समझा देता कि किस जुर्म के तहत मुझे टीवी स्क्रीनों के लिए नापसंदीदा ठहराया गया था। आम पाकिस्तानी की तरह मैं किसी भी ऐसे हक से महरूम हूँ जो जदीद रियासत के शहरियों के लिए बुनियादी शुमार होता है। निहायत सोच विचार के बाद लिहाजा फैसला ये किया है कि खामोशी से इन दिनों जारी चपकलिश को तमाशे की सूरत देखूं। इसके अंजाम पर जो जीता इसकी दाद व तहसीन के लिए तालियां बजाते हुए खड़ा हो जाऊंगा।